ठीक, चलो तो निकालो फिजिक्स का जो हम लोगों ने कंटिन्यू कर रहे थे हम लोग उसको निकालो आगे। और ऑनलाइन वाले थोड़ा सा सुन लो, आज ये तुम लोग का सेकंड क्लास होने वाला है। कल एक्चुअली में पहला क्लास हो चुका है बट उसको लाइव नहीं कर पाए थे। कल का क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, वो ऐप में तुम्हारे फोल्डर में जाकर के वो अरेंज हो जाएगा, उसको वहां से वॉच कर सकते हो। तो आज रात को वो अपलोड होने वाला है, उसको आज रात को देखना है, ठीक है। तो आज ये जो है ये तुम्हारा सेकंड क्लास है। कल के क्लास में हम लोगों ने बहुत बेसिक चीजें कवर किया हुआ था, आज उसी को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोगों ने कल कवर किया हुआ था, उसको मैं समराइज कर दूंगा अभी स्टार्टिंग में ही, ठीक। और वहीं से फिर आगे कंटिन्यू करते हुए चलेंगे। हालांकि आज जो क्लास करने वाले हैं उससे कल के क्लास ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में मैं उन सारी चीजों को एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। और ऑनलाइन वाले ध्यान रखना, आज का जो क्लास है ये सेकंड क्लास है, कल लाइव नहीं हो पाया था। रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास अवेलेबल है बट वो अपलोड नहीं हुआ है, आज रात तक अपलोड हो जाएगा, ठीक। ठीक, और एक बार ऑनलाइन वाले ऑडियो और वीडियो का क्लैरिटी एक बार पता कर लेना, चेक कर लेना भाई। ऑडियो और वीडियो का क्लैरिटी एक बार ऑनलाइन वाले चेक कर लो। ठीक, क्लियर क्लियर क्लियर, गुड। देखो, तो कल हम लोगों ने फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ, ठीक। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। पहले मैं ये बता देता हूँ कि कल हम लोग क्या क्या पढ़े हुए थे, ठीक है। बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें पढ़े हुए थे जो क्लास 10th में एक बार पढ़ चुके हो, हालांकि वो किसी के भेजे में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 10th यहीं पे पढ़ा था ना, 10th यहीं पे पढ़ा था, अब तेरे को तो मैं पढ़ाया रहूंगा भाई। देखो आगे, तो कल के क्लास में जो हम लोग पढ़े हुए थे, सबसे पहला चीज देखो ध्यान से, चार्ज से रिलेटेड, चार्ज से रिलेटेड हम लोग दो टाइप से टॉपिक्स कवर करते हैं, एक चार्ज को रेस्ट स्टेट में रख करके और दूसरा चार्ज को मोशन में लेकर के। मोशन बोलने का मतलब एक बार में चार्ज जो है वो रेस्टिंग स्टेट में रहेगा, ठीक है। और उसके जितने भी उसमें एक्टिविटी सॉरी उसके जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह रहेंगे उन सबको हम लोग पहले रेस्टिंग स्टेट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो रेस्टिंग स्टेट में पढ़ने वाले जो टॉपिक्स हैं ये तुम्हारे दो चैप्टर्स कवर करेंगे, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। दोनों चैप्टर्स में ये रेस्टिंग स्टेट में हम लोग चार्ज को कवर करने वाले हैं। उसके बाद जो 3 चैप्टर्स और आएंगे उसमें हम लोग चार्ज को मोशन में पढ़ने वाले रहेंगे, जिसमें चार्ज पार्टिकल्स जो रहेंगे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक जगह से दूसरे जगह वो मोशन में रहने वाले हैं, ठीक है। तो चार्ज के मोशन से जो जो प्रॉपर्टीज आने वाले रहेंगे वो सारा का सारा आगे के 3 चैप्टर्स में, और चार्ज के रेस्टिंग स्टेट में जितने प्रॉपर्टीज आने वाले होंगे वो सारा का सारा स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स में। क्लियर हो गया। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बेस्ड है चार्ज के रेस्टिंग स्टेट पे, और चार्ज के रेस्टिंग स्टेट पे जब हम लोग चार्ज का स्टडी करते हैं, बोलने का मतलब चार्ज अगर रुका हुआ है और वो जो भी प्रॉपर्टी वहां पे शो कर रहा होगा उनका जब हम लोग स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हम लोग पहले दोनों चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर करने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक। इसका मैंने डेफिनेशन भी लिखाया हुआ था बट वो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ऑफलाइन वाले देख लेना, ऑफलाइन वाले किसी का कॉपी नोट्स वगैरह देख लेना, और ऑनलाइन वाले जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं अभी आज रात में, उसी में तुमको सारे के सारे कंटेंट्स फिर से मिल जाएंगे, तो एक बार वो वीडियो देख लेना, ठीक है। क्लियर इतना? आगे देखो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग चार्ज के रेस्टिंग स्टेट में बात करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, चार्ज जो रहता है ये क्या होता है बोलने से, ये होता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, मतलब कि किसी भी एक बॉडी का इंटरनल उसके अंदर से आने वाला एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जिस वजह से कोई सा भी चार्ज बॉडी, जिस वजह से कोई सा भी चार्ज बॉडी किसी दूसरे चार्ज बॉडी को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या फिर अपने से दूर रिपेल करेगा, क्लियर। या तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको अपने से दूर रिपेल करेगा। बोलने का मतलब एक चार्ज बॉडी अगर यहाँ पे रखा हुआ है, ये मान लो चार्ज बॉडी हो गया, इसमें मान लो कोई सा भी एक चार्ज है प्लस क्यू मान करके चलो, इसके आसपास में अगर हम लोग दूसरे कोई सा भी क्यू, या तो माइनस क्यू होगा या फिर प्लस क्यू होगा, दोनों में से कुछ भी होगा, अगर इसके आसपास में लेकर के आएंगे तो ये जो दूसरा वाला चार्ज पार्टिकल है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्लियर। इसके वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या तो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो या फिर रिपल्शन का फोर्स होगा। समझ में आया ये? तो ये होता है चार्ज। चार्ज क्या होता है मैं फिर से एक बार इसको डिफाइन को बोल दे रहा हूं, डेफिनेशन सुन लो। Charge is an intrinsic property of a body by which it can attract or repel another charge particle. Clear? Clear? तो ये हो जाएगा चार्ज का डेफिनेशन। चार्ज क्या होता है ये अगर पूछा जाए तो एक शॉर्ट स्टेटमेंट में बोल सकते हो, चार्ज क्या होता है? एक
प्रॉपर्टी होता है, किसी भी एक मैटर या फिर किसी भी सब्सटेंस या फिर किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो चार्ज में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सब तो कभी डिफाइन मत करना, वो टाइप्स होते हैं चार्ज के। एक्चुअली में चार्ज क्या है बोलने से, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी एक बॉडी का। क्लियर? ये तुमको डिफाइन करना है वहां। कोई डाउट इतने में? नहीं ना? चार्ज में कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करेगा, वो टाइप्स होते हैं चार्जेस के। क्लियर? अब देखो, चार्ज में इतना कंप्लीट करने के बाद हम लोग देखे हुए थे चार्ज जो होते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं। चार्ज के दो टाइप्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? चार्ज के दो टाइप्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसके बाद चार्ज के प्रॉपर्टीज हम लोग को पढ़ना होता है। तो चार्ज के प्रॉपर्टीज में तुम लोग को टोटल कितना लिखवाया था कल? 5। कितना लिखवाए थे? लिखवाए थे ना 5। तो चार्ज के यहाँ पे हम लोग को प्रॉपर्टीज देख ले, एक बार इसका समरी देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। देखो, पहला पॉइंट हम लोग लिखे हुए थे क्या? पहला पॉइंट क्या लिखे हुए थे? सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये हो गया पहला पॉइंट। क्लियर हुआ? ये तो याद कर लो, बोर्ड बोर्ड का भरोसा नहीं रहता, कभी भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसको ठोक सकता है। ठीक है, 5 के 5 पॉइंट्स तुमको वहां पे लिखने हैं। क्लियर? पहला पॉइंट हो जाएगा सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट था उस पे, पहला सिमिलर क्या हो जाएगा? रिपेल और अपोजिट अट्रैक्ट। क्लियर हो गया? ये पहला पॉइंट था। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो था ये था चार्जेस कैन बी एडेड। चार्जेस कैन बी एडेड, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में प्लस माइनस परफॉर्म करते हैं वैसे ही चार्जेस को भी परफॉर्म, एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, हालांकि एल्जेब्रिकली एडिटिव इन नेचर होता है। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। क्लियर? क्लियर? जैसे इसके लिए कल बताया गया था, यहां से अगर 3 कूलम का चार्ज आ रहा होगा एक वायर से, और इधर से मान लो 2 कूलम का चार्ज आ रहा हो दूसरे वायर से, तो यहां से टोटल 5 कूलम का चार्ज फ्लो होकर के जाएगा। ये होता है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब कल जो ये स्टेटमेंट लिखे हुए थे इसी के आजू बाजू में हो, जहां पे भी प्लेस खाली हो वहां पे लिख लेना पुराने वाले जो कल क्लास अटेंड किए थे। क्यू नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 करके लिख लो। मतलब कि Q नेट निकालना रहता है तो सारे चार्जेस को हम लोग ऐसे प्लस करते हैं। इसमें किसी में भी एरो का साइन नहीं लगाए हैं, बोलने का मतलब वेक्टर वेक्टर कुछ नहीं होने वाला इसमें। क्लियर? तो ये चार्जेस कैन बी एडेड एल्जेब्रिकली, ये हो जाएगा। ये आ गया बात समझ में? तीसरा पॉइंट इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? तीसरा पॉइंट क्या देखे थे? तीसरा पॉइंट क्या देखे थे? अरे कुछ तो बोलो, कल जितनी क्लास अटेंड किए थे। चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर, बोलने का मतलब चार्जेस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्लियर? मतलब चार्ज को ना हम बना सकते हैं ना उसको खत्म कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अगला पॉइंट समझो, इसमें क्वांटाइजेशन को बाद में देखेंगे, पहले समझो चार्जेस जो रहते हैं ये इनवेरिएंस इन प्रॉपर्टी होते हैं। इनवेरिएंस इन प्रॉपर्टी होते हैं। चार्जेस क्या होते हैं? इनवेरिएंस इन प्रॉपर्टी। इनवेरिएंस का मतलब होता है जिनमें कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अच्छा, और क्या करना है? उसको मिटा देते हैं इधर। तीसरा पॉइंट क्या बोले थे? चार्जेस आर कंसर्न। चार्जेस आर कंजर्व्ड इन नेचर। और फोर्थ पॉइंट यहां से हम लोग का था, फोर्थ पॉइंट था इनवेरिएंस प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। समझो, इनवेरिएंस का मतलब होता है उनके वैल्यू में कोई भी चेंज तुमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे समझो, एक ये इलेक्ट्रॉन है, चार्ज होता है ये 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है।
देखो कल के क्लास में भी मैंने तुमको चार्ज का जो यूनिट है कूलम, इसको मैंने अच्छे से डिफाइन नहीं, मतलब कि पूरा डिटेल में नहीं बताया, खाली तुमको मैंने डेफिनेशन बताया हुआ था। और चार्ज का मैंने बताया था कि यूनिट जो होता है वो कूलम होता है, सिर्फ उतना याद रखना है। ठीक, इसको इसीलिए नहीं बताया है क्योंकि आगे जो टॉपिक्स आएगा, अभी हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ने वाले हैं, ठीक, वहां पे मैं कूलम को और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अलग अलग हम लोग यूनिट्स देखें। कूलम एक यूनिट है, कूलम एक यूनिट है, ये ऐसा ही यूनिट है। इससे रिलेटेड सीजीएस यूनिट भी देखेंगे, उससे रिलेटेड कुछ वैल्यूज भी देखने वाले हैं, तो वहां पे हम लोग सारी चीजों को एक ही प्लेस पे देखने वाले हैं। इसी वजह से चार्ज को मैंने पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया है। समझ में आया? अब चार्ज के यूनिट के बारे में हम लोग थोड़े से आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चार्ज के यूनिट के बारे में थोड़ा सा आगे देखेंगे। बन जाएगा इतना। अब जहां पे भी तुमको चार्ज से रिलेटेड चीज आएगा, तो आज जितने भी न्यूमेरिकल्स करने वाले रहेंगे, सभी का यूनिट तुम लोग क्या लिखोगे चार्ज में? कूलम। सभी का यूनिट कूलम। क्लियर? सभी का यूनिट कूलम। तो ये हो गया तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ये जो चार्ज का वैल्यू है कभी ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। चार्ज का इसका वैल्यू कभी भी ना इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा। इसका मतलब चार्ज जो रहता है वो इनवेरियंस होता है। क्या होता है? इनवेरियंस, मतलब चेंज नहीं होगा वो। चाहे इसको मोशन में ले आओ, चाहे इसको रेस्टिंग स्टेट में रखो, चाहे आग में जला दो, चाहे कुछ भी कर दो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर इतना है तो ये इतना ही रहने वाला है, ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगा। आगे बात समझ में? क्लियर? अभी हम लोग आगे में चल करके थोड़ी से कंपैरिजन करेंगे चार्ज और मास के बीच में। ठीक, ये क्वेश्चन भी बोर्ड कभी कभार पूछ सकता है, तो इस वजह से उसका भी प्रॉपरली तुम डिफरेंशिएशन लिख लेना आज। ठीक है? तो वहां पे इसका थोड़ा सा और डिटेलिंग हम लोग देखने वाले हैं। चलो, तो ये हो गया चार्ज का इनवेरियंस प्रॉपर्टी। चार्ज का इनवेरियंस प्रॉपर्टी। फिफ्थ नंबर, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड इस वर्ड के लिए स्पेसिफिक लिख सकते हो, स्मॉलेस्ट फिक्स्ड अमाउंट। स्मॉलेस्ट फिक्स्ड अमाउंट। स्मॉलेस्ट फिक्स्ड अमाउंट। क्लियर हुआ? स्मॉलेस्ट फिक्स्ड अमाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड या क्वांटा। ठीक है? इसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स में इसका यूज किया जाता है जनरली। अभी तो फिलहाल इसका यूज नहीं है, आगे चल करके हम लोग और अच्छे से डिटेल में देखेंगे। कोई इतने में डाउट है? नहीं समझ में आ गया? ये तो इतने सारे हो जाएंगे, 5 के 5 प्रॉपर्टीज तुम्हारे चार्ज से रिलेटेड। कोई डाउट इसमें? कल और कौन सा टॉपिक किए हुए थे कवर? हो गया था ना ये। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक तुम्हारा छूटेगा, हालांकि वो एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता क्योंकि वो क्लास 8 का सिलेबस में। ठीक है? लेकिन तुम्हारे रेफरेंस बुक्स वगैरह में कहीं कहीं पे उसका दे दिया जाता है। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। ठीक है? किसी भी एक बॉडी को चार्ज करने का क्या क्या मेथड होते हैं, ये हालांकि क्लास 8 का चैप्टर का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे तीनों को एक बार लिख देता हूँ, तो ध्यान से सुन लो इसको भी। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या देखे हुए थे इसमें से? methods to charge a body। methods to charge a body, पहला इसमें देखे थे कंडक्शन। पहला कंडक्शन। सेकंड नंबर इस पे देखे थे हम लोगों ने फ्रिक्शन। ठीक, और थर्ड नंबर इस पे आ जाएगा इंडक्शन। थर्ड नंबर आ जाएगा इंडक्शन। तो ये तीन मेथड्स होते हैं किसी भी एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बनाना। ठीक है? अब समझो, पहला में दिया हुआ कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्या हो जाएगा ये? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। कहीं से भी अगर एक वायर आ रहा होगा, वायर को किसी दूसरे बॉडी में अगर टच करवाओगे, तो वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है या वायर में जो चार्ज रहेगा वो किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? वो जो न्यूट्रल बॉडी रहेगा उस पर। ठीक है? जैसे एक लोहे का टुकड़ा इतना बड़ा ले लो और कहीं से भी एक लाइव वायर रहेगा, लाइव वायर उसको बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है। लाइव वायर ला करके अगर उस स्पेसिफिक जो आयरन का रॉड रहेगा उसमें अगर टच करवाते हो, तो वो आयरन का रॉड भी क्या हो जाएगा? फिर चार्ज हो जाएगा। क्लियर? तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से जिस जिस न्यूट्रल बॉडी को चार्ज किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? सेकंड इस पे दिया हुआ है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब होता है रगड़ने पे। रगड़ने पे ऐसे स्टाइलस को इस कपड़े में ऐसे ऐसे करके रगड़ा जाएगा, तो रगड़ने के बाद ये दोनों चार्ज हो गए, ये कपड़ा भी चार्ज हो गया और ये भी चार्ज हो गया। बात आया समझ में? अब देखो, इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि जब एक कपड़े में किसी एक स्टाइलस, जैसे ये स्टाइलस ही लीजिए, इसको अगर रगड़े, समझे, आयरन रॉड जनरली बुक्स में लिखा हुआ रहता है, आयरन रॉड्स बुक में जनरली लिखा हुआ रहता है, तो इसमें जब इसको रगड़ेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों के दोनों चार्ज हो गए, दोनों के दोनों चार्ज हो गए हैं। अब इसमें प्रोसेस में एक ही चीज हुआ रहेगा,
या तो इलेक्ट्रॉन यहां से कूद करके कपड़े में गया होगा, ठीक, या तो कपड़े का इलेक्ट्रॉन कूद करके इसमें आया हुआ रहेगा। अब अगर इसको बोला जाए तो हर एक इंसान अपने तरीके से बोल सकता है। कोई बोलेगा कि इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें गया तो भी ट्रू, कोई बोलेगा इससे इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आया तो भी ट्रू, ठीक। लेकिन स्टडी करने में ये जो कॉन्सेप्ट है, सबका अलग अलग बोलने का जो कॉन्सेप्ट है, ये स्टडी करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ले आएगा। समझ में आया? क्लियर? तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कल बताया था मैंने कि बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक आदमी आया हुआ था और उसने एक कन्वेंशन बना दिया। कन्वेंशन मतलब कि आज से हम लोग चलन में यही मानेंगे। मानना क्या था कि जो रॉड रहता है, रॉड को अगर किसी एक फाइबर से अगर क्या किया जा रहा है, फ्रिक्शन में उसको घिसा जा रहा है, तो रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके फाइबर में चला जाएगा। रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल करके फाइबर में चला जाएगा। तब के केस में रॉड जो है वो कैसा चार्ज हो जाएगा? रॉड कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके गया है फाइबर में, तो फाइबर कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। आया इतना बात समझ में? क्लियर हुआ? क्लियर? और कोई सा भी चार्ज पार्टिकल का नेचर होता है, या तो वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा या फिर उसको रिपेल करेगा। आ गया इतना समझ में? क्लियर? तो चलो, इतने से हम लोगों का ये हो गया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कॉन्टैक्ट, ठीक है, विदाउट कॉन्टैक्ट। एक बॉडी ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे, एक बॉडी ले लिया हम लोगों ने यहाँ पे, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। ये क्या है? एक न्यूट्रल बॉडी है। और ये एक चार्ज बॉडी हम लोग ले लिए, मान लेते हैं ये पूरा का पूरा बॉडी जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्लियर हुआ? ये बॉडी कैसे चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। अब किसी एक न्यूट्रल बॉडी में चार्ज होगा कि नहीं होगा बोलने से न्यूट्रल बॉडी में चार्ज होता है। न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है? चार्ज होता है। बट इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहेंगे वो इक्वल अमाउंट पे रहेंगे, तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो नेट चार्ज ऑन द बॉडी हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो। बॉडी का नेट चार्ज जीरो है, बट चार्ज उस पर अभी भी अवेलेबल है। भेजे में घुसा? क्योंकि ये जो मैटर है या फिर ये जो ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस है, ये किसका बना हुआ रहेगा? एटम का। किसका बना हुआ रहेगा? ये एटम का। और एटम्स जो होते हैं, एटम्स में चार्ज प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक। हालांकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जब इक्वल हो जाता है तो वो जो एटम होता है वो कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। कोई डाउट इतने में? इस वजह से किसी भी बॉडी में चार्ज होता है कि नहीं होता है, अगर ये पूछा जाए तो चार्ज होता है। अगर बॉडी न्यूट्रल है तो नेट चार्ज उस पर क्या होगा? जीरो, ठीक। अदरवाइज या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? चलो, अब यहां से आगे देखते हैं। तो जब ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इसको उठा करके अगर इसके पास लाया जाए, टच नहीं करवाएंगे, पास तक बस लाए हैं, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज अपने तरफ किसको खींचता है? नेगेटिव चार्ज को। तो इस बॉडी में जितने भी चार्जेस रहेंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे और नेगेटिव भी रहेंगे, तो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस बॉडी के इस कोने में आना चालू हो जाएगा, इस कोने में आना चालू हो जाएगा, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज अगर इधर आ रहा है तो उस कोने में क्या चला जाएगा? पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, दूर भेज दिया, और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो पास ले आया। क्लियर? अब देखो, इसको अगर बीच से ऐसे तोड़ दिए तो ये बॉडी चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? ये बॉडी अब चार्ज हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इधर सारे के सारे नेगेटिव चार्ज भरे पड़े हैं। तब के केस में ये जो चार्जिंग का मेथड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीसरा नाम। क्लियर हो गया? तो ये तुम्हारे मेथड ऑफ चार्जिंग एनी बॉडी, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के टोटल 3 मेथड्स हम लोग को देखना होता है। आगे बात समझ में? ये क्लियर है? जनरली बोर्ड्स वगैरह एग्जाम में बहुत ही हल्के लेवल के क्वेश्चन अगर पूछने का अगर बोर्ड का मन हुआ, हालांकि फिजिक्स में ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा रहा ना तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन इसको ठोक देगा, ठीक है। कि व्हाट आर द मेथड्स टू चार्जिंग अ बॉडी। क्लियर? तीनों को लिख देना, 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना, एक एग्जांपल दे देना, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा किसी भी एक बॉडी को चार्ज करने का तरीका। अब इसके अलावा और हम लोगों ने क्या देखा था कल? देख लो एक बार। क्या? अच्छा, हाँ, NE, अच्छा, Q इज इक्वल टू NE वाला, ठीक। देखो, चार्जेस आर क्वांटाइज, अभी बताया था क्या मैं? क्वांटाइज बताया, चार्जेस आर क्वांटाइज में बताया ना यहाँ पे पॉइंट्स में। उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा? Q इज इक्वल टू N प्लस माइनस NE। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आज इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं।
ठीक है, क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। हालांकि ये 10th के सिलेबस का है, लेकिन 12th में है, फिर से एक बार रिवीजन करवा रहे हैं यहाँ पे। Q इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। अब देखो यहाँ पे क्या क्या होता है, Q मतलब हो जाएगा यहाँ पे चार्ज, N का मतलब हो जाएगा यहाँ पे नंबर, और E का मतलब हो जाएगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हो जाएंगे इसमें से फॉर्मूले के सारे टर्म्स। एक हो जाएगा ये चार्ज, ये हो जाएगा नंबर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। नंबर जो रहता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, सॉरी नंबर नहीं, ये हाँ नंबर, नंबर जो रहता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल। चार्जेस आर, देखो यही को, इसी को अगर स्टेटमेंट में लिखो तो कैसे होगा, चार्जेस आर, चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ, चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान से समझो, तुम लोग समझो ध्यान से, चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलने का मतलब यहाँ पे ये है कि मान लो ये एक बॉडी हो गया, ठीक, ये दूसरा बॉडी हो गया। अगर मैं यहां से यहां चार्ज ट्रांसफर करूंगा, क्लियर, तो कम से कम मिनिमम 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 में यहां से वहां मैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर कर सकता हूं, उससे कम नहीं कर सकते। आधे इलेक्ट्रॉन थोड़ी भेजोगे, इलेक्ट्रॉन को टुकड़ा कर सकते हो क्या, होते हैं, आज देखेंगे उसको भी, ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे काम का भी नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम में हम लोग कितना चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, यहाँ पे लिखा हुआ था अभी, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर, क्लियर, तो यहाँ पे क्या लिखे थे, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इसका आधा करोगे तो कितना होगा, -0.8 होगा कि नहीं होगा, इसका आधा कितना होगा, -0.8 होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये आधे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इतना चार्ज ट्रांसफर कर पाओगे क्या, इतना चार्ज ट्रांसफर कर पाओगे क्या, नहीं। कम से कम में चार्ज कितना होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल, कम से कम में कितना, एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल। और ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होना चाहिए। बोलने का मतलब, अगर इस बॉडी से इस बॉडी में मेरे को अगर चार्ज ट्रांसफर करना है, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन देंगे, या दो इलेक्ट्रॉन देंगे, या तीन इलेक्ट्रॉन देंगे, या चार इलेक्ट्रॉन देंगे, ऐसे इंटीग्रल मल्टीपल में रहेगा इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। भेजे में घुसा ये, क्लियर, मतलब इस बॉडी से इस बॉडी में हम लोग 2 एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर पाओगे, नहीं ना, तो ये ट्रांसफर नहीं होता है। आया बात समझ में, ये क्लियर इतने में, क्लियर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आज के सारे न्यूमेरिकल्स इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, ठीक, ठीक, क्लियर। चलो, तो अब आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तो पूरा का पूरा था कल हम लोगों ने जितना किया हुआ, ठीक है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले भी एक बार चेक कर लो, अगर किसी को कुछ डाउट हो तो जल्दी यहाँ से पूछ लो, क्योंकि यहाँ तक का डाउट किसी का नहीं आना चाहिए। देख लो, चलो इनका डाउट आते आते तक हम लोग आगे कंटिन्यू करें इसको। तो आज के क्लास में हम लोगों को क्या करना है, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे भी तो नहीं है, जितने भी हैं फैक्ट्स हम लोग को ठीक ठाक थोड़ा सा देख लेंगे। बोलने का मतलब वैल्यूज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक न्यूट्रॉन सॉरी एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, इन सब का डेटा तो तुम्हारे पास होना ही चाहिए, ठीक। तो इन सब चीजों के बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिटिव फॉर्म होता है जिसको कि हम लोग पॉजिट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पॉजिट्रॉन बोलते हैं, उसके बारे में भी देखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव फॉर्म जिसको कि बोला जाता है पॉजिट्रॉन। क्लियर, क्लियर हुआ। दूसरा चीज समझो, इलेक्ट्रॉन हो गया, सॉरी प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गए, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। फंडामेंटल बोलने का मतलब वो पार्टिकल जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब तक के दिमाग में, हालांकि क्लासिकल टॉपिक्स में अगर जाओगे तो उसमें इन्हीं को फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता था। बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स जो है ये और डिविजिबल नहीं हो सकते थे। लेकिन फर्दर आगे चल करके और जब स्टडीज होने चालू हो गए तो फिर पता चला कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, और भी भरे पड़े हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। बात समझे, उनके मिलने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है, उनके मिलने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है। उन पार्टिकल्स को बोला जाता है, पता है, नहीं, नहीं, उन पार्टिकल्स को बोला जाता है क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स। क्या क्या बोलते हैं,
क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स। ठीक है, हालांकि इनके बारे में तुम्हारा सिलेबस कुछ डिस्कशन नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हुए आगे चलेंगे। क्लियर, इनके बारे में मेजर स्टडी जो रहेगा ये तुमको हायर स्टडीज में मिलने वाला रहेगा। ठीक है, जब ग्रेजुएशन पीजी में पहुंचोगे तब उस टाइम पे तुमको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में देखना रहता है। कोई डाउट इतने में नहीं ना? चलो, तो आज हम लोग का टॉपिक चालू करते हैं और पहले कुछ फैक्ट्स लिखो। लिखो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एक काम करो, रुको रुको रुको, वेट। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे कंपैरिजन बिटवीन, लिखो कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास। इसको पहले कंप्लीट कर लो। कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, देखो टेबल बना लो। टेबल बना लो, देखो तो देखो, अब चार्ज और मास हम लोग को दो चीजें देखना है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है और ये मास है। क्लियर, अब पहला पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे चार्जेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, बट मास जो रहता है मास ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, मास ऑलवेज बी पॉजिटिव। चार्ज के लिए हम लोगों ने अभी अभी देखा हुआ था, चार्जेस आर इनवेरियंस इन प्रॉपर्टी। चार्जेस आर इनवेरियंस इन प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें लिखना मास इज अ वेरिएबल प्रॉपर्टी। मास इज अ वेरिएबल प्रॉपर्टी। ठीक, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, मास का वैल्यू जो रहता है ये चेंज हो सकता है, और इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा m इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। अब इसमें सारे टर्म्स को एक एक को तुमको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। m जो है ये हो जाएगा मास इन मोशन, मास इन मोशन। एम नॉट जो है ये हो जाएगा मास इन रेस्ट, और v का वैल्यू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और c का वैल्यू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, लिखो दोनों का भी मीनिंग, दोनों का भी मतलब लिखो वहां पे, v का भी और c का भी लिखो, लिखो जल्दी लिखो, 2 पॉइंट्स हो गए। c स्पीड ऑफ लाइट और v स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो लिखना चाहो। हो गया क्या? हो गया, चलो अब तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट, चार्जेस आर कंजर्व, चार्जेस आर कंजर्व, लिखो कंजर्व। इसका तीसरा पॉइंट हो जाएगा मास इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कंजर्व। कंजर्व
as mass can be changed into energy, और इसके लिए फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ये है चार्ज मास का रिलेशन, जिसमें कि किसी भी मास को हम लोग, सॉरी, चार्ज और एनर्जी का रिलेशन, जिसमें से किसी भी मास को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी एनर्जी को हम लोग मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा रिलेशन। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। 3 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स तो एटलीस्ट लिखने ही है, जल्दी करो। हुआ क्या? हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अच्छा आ जाएगा यहीं पे, चलो। फोर्थ लिखो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ऐसे लिखो, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, क्लियर? और मास में लिखना, फोर्स बिटवीन टू मासेस इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, फोर्स बिटवीन टू मासेस is always attractive, is always attractive। करो करो करो, जल्दी करो। लिख लिया क्या? चलो, तो 4 पॉइंट्स तो हो गया, एक और याद करो, एक और याद करो, 5th पॉइंट। लिखो, लिखे क्या? चार्जेस आर क्वांटाइज्ड लिखे क्या? नहीं नहीं, लिखो 5th पॉइंट वो आ जाएगा, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, मास is not considered as quantized। mass is not considered as quantized। हो गया? 5 पॉइंट। एग्जाम में आया तो 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, ज्यादा पे तो देगा नहीं, इसमें जितना भी दे 5 पॉइंट उसमें लिख देना, सिंपल, क्लियर? तो ये हो जाएगा तुम्हारा कंपैरिजन ऑफ चार्ज और मास, चार्ज और मास, क्लियर हो गया ये? ठीक है, चलो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ फैक्ट्स लिखते हैं। लिखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला नंबर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में, पहला नंबर मास। किसका किसका देखेंगे? सबसे पहला देखेंगे इलेक्ट्रॉन का मास, एक देखेंगे प्रोटॉन का मास, और एक देखेंगे न्यूट्रॉन का मास, क्लियर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, तीनों के मासेस देखने हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, कौन बता रहा है? रुक जा, बोल, गया, बोल। इलेक्ट्रॉन का मास, नहीं नहीं नहीं, गुड। बाजू, इलेक्ट्रॉन का मास नहीं पता, पीछे नहीं, बोल। क्या? ग्राम की केजी? केजी, ठीक है, इसको लिखना केजी में। क्या हो जाएगा ये? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। एक प्रोटॉन का मास जो रहता है ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी, ठीक है? और सेम मास न्यूट्रॉन के लिए भी लिख सकते हो, हालांकि 1.67 होता है, ये 1.672 और समथिंग कुछ आगे जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -27 केजी। ये बुक्स में अलग अलग वैल्यूज लिखा हुआ है, तुमको बस 1.67 तक लेना है, क्लियर?
आगे से तुमको कोई मतलब नहीं है वैसे। मास, सेकंड पॉइंट, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो तो इधर बोल, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? नहीं बाजू, न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? नहीं, न्यूट्रॉन नहीं पता, बाजू नहीं, इधर नहीं, पीछे, सिंपल गधों, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होगा? जीरो, न्यूट्रल पार्टिकल है। पैदलों इतना तो दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज कौन बता रहा है? ट्राई इधर, प्रोटॉन का चार्ज नहीं, पूरा पैदल हो भाई, हद पार पैदल हो। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को बैलेंस करता है तो इसके पास भी उतना ही ना चार्ज होगा, लेकिन पॉजिटिव में होगा। इतना तो दिमाग लगा लेते, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। सिंपल, ये माइनस में रहेगा, ये प्लस में रहेगा, दोनों के पास सिमिलर चार्जेस होते हैं, इसी वजह से ना दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। ये हो जाएगा चार्ज, जल्दी करो। चलो तो ये हो गया मास और ये चार्ज, क्लियर क्लियर। तो ये हो जाएंगे मास और चार्ज से रिलेटेड तुम्हारे फैक्ट्स। अब इसके बाद आगे देखो फैक्ट, तीसरा नंबर, चार्ज मास। अब हाँ लिखो, एक और चीज लिखो, पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रॉन is known as positron। पॉजिट्रॉन, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया किससे जाएगा बोलने से? ई प्लस से, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से और पॉजिट्रॉन को ई प्लस से। इसमें लिखना विच हैज मास सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन but which has mass similar to electron but charge opposite to electron। opposite to electron, clear clear, ठीक। तो ये पॉजिट्रॉन को देख करके तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ आना चाहिए, कुछ दिमाग में आना चाहिए। क्या आ रहा है बोल आखिरी? हाँ, ये क्या, ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है। अब देखो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हो, पिछला वाला देखो चार्जेस जो लिखे हुए थे। अब अगर पॉजिट्रॉन की बात करें, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ये एक पॉजिट्रॉन हो गया, ठीक, और ये एक प्रोटॉन हो गया। ये क्या हो गया? एक प्रोटॉन। अब देखो इन तीनों का कंपैरिजन अगर करो, इसका चार्ज कितना हो जाएगा? -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, क्लियर। इसका चार्ज कितना हो जाएगा? -1.6 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक। अब पॉजिटिव अगर के पावर को भी प्लस मत बना देना, पावर नेगेटिव ही रहता है, ये सामने में माइनस लगने वाला है, ये भी -19 कूलम, क्लियर। और इसका जो चार्ज होता है ये भी कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, क्लियर हुआ क्लियर हुआ। इन तीनों चीजों को देख करके कोई सा दो तुमको सिमिलैरिटी दिख रहा है? दिख रहा है, कौन कौन से में? सिंपल, पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में। तो अगर ये दोनों का चार्ज सिमिलर है तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? मास। इनमें डिफरेंस क्या होता है? मासेस का। एक पॉजिट्रॉन का मास जो रहता है ये इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होता है। कितना कितना? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg।
क्लियर। लेकिन एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। क्लियर, -27 kg। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो एक पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में डिफरेंस किस चीज का होता है बोलने से मास का डिफरेंस होगा। बाकी दोनों के चार्जेस क्या होते हैं सिमिलर, सेम, इसमें कोई भी चेंजेस तुम्हारा नहीं होगा। कोई डाउट, कोई डाउट? कंपैरिजन करके नीचे में लिखो, जल्दी लिखो, ये सारे वैल्यूज में अटकोगे मेरे को पता है आगे में। जल्दी करो जल्दी। हो गया क्या? लिखे? डन डन, ठीक। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले जितने हो, जहां पे भी डाउट आता है तुरंत उसको पूछा करो। अगर टाइम आगे चला जाएगा, क्योंकि बोर्ड में मैं उसको साफ कर चुका रहता हूँ, टाइम चला जाएगा फिर पूछोगे तो फिर उन चीजों को फिर रिवाइज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो जहां पे भी डाउट होता है तुरंत पूछो, ताकि वो समझ में आ जाए कि हाल फिलहाल में वो टॉपिक जो है वो निकला हुआ है। ठीक, यहाँ तक का क्लियर हुआ क्या? ये लिख लिया पूरा। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट, अगला फैक्ट लिखेंगे। देखो कितना लिखे थे, 4, 3, 4 लिखना है इस पे। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। Not fundamental particles. These are made up of quarks and antiquarks. क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स, समझ में आया? क्लियर हुआ? देखो तो एंड ये सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए था, ये बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग को देखना नहीं है। ये जो फैक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए। ठीक, तो कोई सा भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं ये बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर के बने हुए रहते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल पार्टिकल्स जो रहते हैं उनको हम लोग, उनसे भी और फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है उनको हम लोग बोलते हैं क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स। क्लियर, क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स जो रहते हैं ये भी तुम्हारे 6 टाइप के मिलते हैं। ये कितने टाइप के मिलते हैं? टोटल 6 टाइप के। उनके नाम क्या क्या होते हैं सुन ले रहे हो, तुम्हारे काम का नहीं है। अप, डाउन, ठीक, चार्म, स्ट्रेंज। क्लियर, कितना हुआ? 1 2 3 4 हो गया। चार्म, स्ट्रेंज और फिर टॉप और बॉटम, ये उनके नाम है। जो क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स है ना, ये इनके नाम है। ये जो 6 नाम लिखा, ये जो 6 नाम लिखा, इनके रिप्रेजेंटेशन भी होते हैं। जो इनका पहला लेटर है बस उसी को लिख दो। जैसे इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा यू, इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा डी, इसका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा एस, समझे, इसका हो जाएगा टी, इसका हो जाएगा बी। यही इनका रिप्रेजेंटेशन होता है। और इनके वैल्यूज, ये तो हो गया तुम्हारा क्या, ये क्या हो गया? क्वार्क्स। ये क्या है? क्वार्क्स। एंटी क्वार्क्स में इसी में एंटी लगा दो, एंटी अप, एंटी डाउन। क्लियर, तो ये तुम्हारे एंटी क्वार्क्स बन जाएंगे फिर। क्लियर, और इनके जो वैल्यूज रहते हैं, मैं स्पेसिफिक नहीं बता रहा किसका किसका वैल्यू क्या क्या होता है इनका, मैं बस तुमको एक रेंज बता दे रहा हूं। जैसे माइनस 1 इलेक्ट्रॉन बाई 3, -2 इलेक्ट्रॉन बाई 3, प्लस इलेक्ट्रॉन बाई 3, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाई 3। ये वैल्यूज जो दिख रहा है तुमको, ये 1 इलेक्ट्रॉन है या 1 इलेक्ट्रॉन से कम है? ये 4 वैल्यूज लिखे हुए हैं, ये चारों वैल्यूज 1 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है कि 1 इलेक्ट्रॉन से कम है? कम है, सिंपल। तो ये कम वैल्यू है बोलने का मतलब ये और छोटे पार्टिकल्स होंगे। क्या हो जाएंगे? ये और छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। इसके पास चार्ज कितना है बोलने से? 1 इलेक्ट्रॉन का 1/3। क्लियर, दूसरे के पास चार्ज कितना है बोलने से? 1 इलेक्ट्रॉन का 2/3। क्लियर, तो ये इस हिसाब से उनसे कम चार्ज मास लेकर के बैठे रहते हैं, और वही जब आपस में कंबाइन होते हैं तब जाकर के एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, इनको ये जो फंडामेंटल पार्टिकल जिनको हम लोग देखते हैं, इनको मास प्रोवाइड करने के लिए भी एक और फंडामेंटल एक क्या बोलते हैं फील्ड होता है।
क्लियर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल बोला जाता है उसको। समझ में आ रहा है? गॉड पार्टिकल वो जो पार्टिकल होता है वो किसी भी सब्सटेंस को मास प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हालांकि ये सब बहुत हायर लेवल में पढ़ा जाता है, तुम्हारे सिलेबस का है। क्लियर, ठीक है। तो एक क्या बोला मैं, हिग्स बोसॉन क्या होता है, उसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल। क्या बोलते हैं उसको? गॉड पार्टिकल। ये एक ऐसा फील्ड प्रोवाइड करता है जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को मास प्रोवाइड होता है। बात आया समझ में? क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग जनरल फंडामेंटल पार्टिकल, जिनको कि हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, इनसे भी और फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जिनके कि 3 टाइप्स में तुमको बता दिया। एक होता है क्वार्क्स, एक होता है एंटी क्वार्क्स और एक होता है हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल। ठीक है, और भरे पड़े हैं, लेकिन वो सब तुम्हारे काम का था नहीं। ये किसी किसी रेफरेंस बुक में लिखा हुआ मिल जाता है, तो इसी वजह से मैंने इसको तुमको बता दिया। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये? चलो, तो इतने फैक्ट्स हम लोग को आज देखना था। लिखे, जल्दी नोट डाउन करो। हुआ क्या? सब लोग लिखे? चलो भाई, तो इतने में से हमारे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस चैप्टर के इतने टॉपिक तक के लिए पूरा हो गया क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पकड़ने वाले हैं, और न्यूमेरिकल्स जब छूने वाले होंगे, बायोलॉजी वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कैलकुलेशन में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल जो भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करना रहता है वो उनसे नहीं बन पाता। बोलने का मतलब पावर वाले क्वेश्चन, नीचे में कुछ पावर है, ऊपर में कुछ पावर है, ऊपर से नीचे लेकर गया, नीचे से ऊपर लेकर के आए, उनके साइन में कुछ चेंज करेंगे, ठीक, उनको सॉल्व करेंगे, इसी में पंचर हो जाते हो पूरे के पूरे बायो वाले। ठीक है, मैथ्स वाले क्या है, थोड़ा सा बीच बीच में उस चीज का प्रैक्टिस होता रहता है, तो इस वजह से उनके दिमाग से नहीं उतरता। बट बायो वालों को एक ही जगह पे देखना रहता है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में गिने चुने कुछ क्वेश्चंस में। 11th में तो पूरा बर्बाद करके आया हूं न्यूमेरिकल, अब बचा हुआ है 12th, अब इसी में सारा कुछ पकड़ बनाना है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल छूने से पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले सारे जितना हमारे काम के हैं सारे नहीं करने हैं, जितने काम के हैं उतने को हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, उतने को कर लेते हैं, दिमाग में बैठा करके रखना इतने को। समझ में? ये दिमाग से उतरा मतलब न्यूमेरिकल फिर गया पानी में। क्लियर? क्लियर। चलो अगला लगाओ हेडिंग, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले। एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले, ठीक है। देखो पहला फॉर्मूला a टू द पावर m, एग्जांपल भी लिखूंगा, तुम लोग साथ में लिखते चलोगे, मैथ्स वाले नहीं लिखोगे तो भी चल, बायो वालों तो लिखोगे पूरा। आया बात समझ में? a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। एग्जांपल, जो नंबर्स हम लोग को जनरली देखने के लिए मिलता है मैं वही एग्जांपल में ले रहा हूं, देखो ध्यान से। 10 टू द पावर माइनस 19 दिया हुआ है और मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 10 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, जनरली तुमको पावर्स नेगेटिव के फॉर्म में दिखने वाले होंगे, इसी वजह से मैंने नेगेटिव लिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा क्या, 10 टू द पावर, ये नीचे में नीचे वाले को बोलते हैं बेस और ऊपर को बोलते हैं पावर। तो बेस का बेस आ जाता है और पावर्स आपस में ऐड हो जाते हैं, तो पावर क्या क्या हो जाएगा, माइनस 19 प्लस माइनस 10। अब उसको प्लस करना अगर किसी को नहीं आता है तो सीधा चले जाओ क्लास 6 में और वहां से फिर से रिपीट करते हुए आओ। ठीक है, तो माइनस 19 प्लस माइनस 10 दिया हुआ है, तो ये माइनस प्लस बन जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा टोटल कितना, 10 टू द पावर माइनस 29। क्लियर? क्लियर, ठीक। इसका अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस 10, नेगेटिव नेगेटिव नंबर आपस में ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पहले वाले के लिए एग्जांपल। सेकंड देखो, a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n, इसका वैल्यू हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। अब मोस्टली बायो वाले इसी टॉपिक में फंसते हैं, इसी वाले फॉर्मूले में फंसते हैं, जब भी कोई सा वैल्यू नीचे में रहता है उसको ऊपर लाने में उसका साइन चेंज नहीं करते, सॉल्व करने में फिर पूरा का पूरा गलत हो जाता है। क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, साइन को चेंज करोगे, नीचे में अगर n है n ऊपर में जाएगा और माइनस बन जाएगा, n ऊपर में जाएगा और माइनस बन जाएगा। आगे देखो, इसको एक काम करो, ये मत लिखो, इसको बाद में लिखो, पहले इसको ऐसे लिखो, a टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a टू द पावर माइनस n, मतलब नीचे से जब ऊपर लेकर के गए हैं तो ये माइनस बन गया। क्लियर? ये समझे? इसी का मोस्टली यूज करना है, अगर साइन छोड़ दिए हाँ तो पूरा आंसर गलत। नीचे में n था, इसको ऊपर लेकर के गए तो माइनस n, नीचे में अगर खाली माइनस n रहता ऊपर लेकर के जाते तो प्लस n। समझे? कोई सा भी
कोई सा भी अगर एक्सपोनेंट वाले नंबर को, कोई सा भी एक्सपोनेंट वाले नंबर को अगर वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, ध्यान से समझना, कोई सा भी एक्सपोनेंट वाले नंबर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ है तो ऊपर को तो न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे को डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर में लाओगे, क्या बोल रहा हूं मैं, न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर में लाओगे या फिर डिनोमिनेटर को अगर न्यूमरेटर में लेकर के जाओगे, दोनों ही केसेस में उनके पावर का साइन चेंज हो जाता है, दोनों ही केसेस में पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पोजीशन चेंज करोगे तो पावर का साइन चेंज करोगे। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल और देखो, सॉरी इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लो लिखा हुआ है 10 टू द पावर माइनस 18 और डिवाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 19, ये लिखा है 10 टू द पावर माइनस 19 को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये क्या लिखेंगे, इसको 10 टू द पावर माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर सिर्फ 19, नीचे में माइनस था ऊपर गया तो पॉजिटिव प्लस साइन। क्लियर? अब उन दोनों को सॉल्व करेंगे ऊपर के जैसे, प्रोडक्ट में आ गया ना, अब कैसे सॉल्व होगा, ऊपर वाले के जैसे, तो क्या हो जाएगा ये 10 टू द पावर माइनस 18 प्लस 19 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1 और ना लिखे 1 तो ये हो जाएगा सिर्फ 10। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा, छापो छापो एग्जांपल छापो जल्दी, हो गया क्या? ठीक, इसका एक और एग्जांपल देखो, जैसे 5/3 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 5/3, इसको अगर लिखोगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 टू द पावर माइनस 3 को ऊपर लेकर के गए, 3 का पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था मतलब 1 था, और जब ये ऊपर गया तो उसी 1 के सामने में क्या लगाओगे, माइनस। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये तो ये हो जाएंगे इस दोनों के एग्जांपल्स। हो गया क्या? इन्हीं दोनों फॉर्मूले में मैंने तुमको 2-3 और फॉर्मूले भी इंक्लूड करके बता दिया है, ठीक है, मतलब इन्हीं दोनों में से तुम्हारा a टू द पावर माइनस m का फॉर्मूला भी आ गया, यहाँ पे हम लोग देख लिए a टू द पावर माइनस m इज इक्वल होता है 1 बाई a टू द पावर m। ये पावर अभी ऊपर में है, m अभी ऊपर में तो नेगेटिव है, जब उसको नीचे ले आएंगे तो नीचे लाए तो क्या कर दो पॉजिटिव, साइन चेंज हो गया। इसी का वैसे वर्षा भी होता है, मतलब उल्टा, इसी का उल्टा भी हो जाएगा पॉजिटिव। अब समझ में आ जाएगा क्या? बायो वाले एक बार ध्यान से देख लो, और अगर कहीं पे कुछ भी डाउट है ऑनलाइन में भी, इस क्लास में बायो मतलब पीसीएम और पीसीबी, फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास दोनों बैचेस साथ में करने वाले रहोगे, ठीक है, तो इस बैच में पीसीएम वाले भी हैं और पीसीबी वाले भी हैं। क्लियर? फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास दोनों ही बैचेस साथ में चलता है, तो अगर किसी को भी डाउट है, मैथ्स वालों को तो खैर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बायो वालों में से अगर किसी को भी थोड़ा मोड़ा भी डाउट है इन दोनों फॉर्मूले में तुरंत पूछ लो, अदरवाइज इसको और कैलकुलेशन करने के टाइम पे और नहीं बताया जाएगा। देख लो, और तुम लोग भी देख लो जल्दी ऑफलाइन वाले।